बैक टू बेंच के चैनल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग बिहार से कुछ परिचय और बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ चुके थे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे थे तो पिछले प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लें। और आज का टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में हम लोग उसके बारे में परिचय के बारे में देखेंगे, फिर सल्तनत काल में, फिर सल्तनत काल में बिहार को देखेंगे, फिर शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर आधुनिक इतिहास में हम लोग उसका परिचय देख लेंगे, फिर आधुनिक बिहार में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का क्रम देखेंगे। उसके बाद बिहार में जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में। मध्यकालीन इतिहास बिहार के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लगभग 12वीं सदी के मध्य से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक घटनाओं को शामिल करते हैं। इसका आरंभ बिहार में तुर्कों के आगमन से होता है, जबकि अंत यूरोपियन के आगमन से होता है। तो परिचय हम लोग देख चुके हैं। अब आइए देखते हैं सल्तनत काल में बिहार। ठीक है, सल्तनत काल में बिहार को देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उसने 12वीं सदी के अंत तथा 13वीं सदी के प्रारंभ के मध्य बिहार पर आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इतिहासकारों के अनुसार बख्तियारपुर खिलजी ने उदंतपुरी तथा नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया। उस समय बिहार शरीफ तुर्क शासन का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट पॉइंट, बख्तियारपुर शहर का संस्थापक बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है। इसने स्वयं द्वारा विजित तत्कालीन प्रदेशों की राजधानी लखनौती लक्ष्मणवटी को बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। बख्तियारपुर ने मिथिला क्षेत्र के कर्नाटक वंशीय शासक नरसिंह देव तथा जयनगर के गुप्त शासकों को भी अपनी अधीनता स्वीकार कराई। नेक्स्ट पॉइंट, बख्तियार खिलजी की हत्या उसके ही अधिकारी अलीमार्दन खिलजी ने की थी। क्या था? अलीमार्दन खिलजी ने ही की थी। (1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार किया। इस दौरान उसने राजमहल की पहाड़ियों में हिसामुद्दीन इवाज को हराया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मालिक अलाउद्दीन जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट, 1229 से 1230 ईस्वी में बिहार तथा बंगाल को पुनः विभाजित कर दिया। उल्लेखनीय है कि मालिक जानी के बाद इल्तुतमिश के पुत्र निसरुद्दीन मोहम्मद ने अवध बिहार तथा लखनौती बंगाल को एक कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, सैफुद्दीन ऐबक एवं तुगान खान भी इल्तुतमिश के द्वारा ही बिहार के सूबेदार बने। नेक्स्ट पॉइंट, गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से वापसी के दौरान कर्नाटक वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव को हराया। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार प्रांतपति मजदुल मुल्क था। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने राजगीर के जैन मंदिरों को दान दिया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। इस समय का प्रमुख प्रशासक मालिक इब्राहिम मालिक बया को माना जाता है, जिसका मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं शेरशाह सूरी। ठीक है,
शेर शाह सूरी के बारे में देख लेते हैं। यह तत्कालीन सहसाराम यानी मीन्स सासाराम के जागीरदार हसन खां सूर का पुत्र था। शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खान था। फरीद खान ने तलवार से एक शेर को मार डाला था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी ने उन्हें शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 1534 ईस्वी में शेर शाह ने सूरजगढ़ा के युद्ध में बंगाल की सेना को हराया। नेक्स्ट पॉइंट, 26 जून 1539 को इसने चौसा बक्सर के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को हराया। शेर शाह चौसा की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद शेर शाह की उपाधि धारण एवं सिंहासन पर विराजमान हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, चौसा में विराजित होने के एक वर्ष बाद ही हुमायूं द्वारा 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम के निकट फिर एक युद्ध के लिए शेर शाह को ललकारा गया। इसे बिलग्राम के युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी के नाम से जानते हैं। इसमें शेर शाह को विजय प्राप्त हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 10 जून 1540 को आगरा में विधिवत रूप से शेर शाह का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, शेर शाह को अपने शासनकाल में पटना का दुर्ग बनवाया और इस नगर को पुनः 1541 ईस्वी में बिहार की राजधानी बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, तारीखें दाऊदी जिसकी रचना अब्दुल्लाह ने की है के अनुसार शेर शाह ने पटना को राजधानी बनाने के साथ ही यहाँ दुर्ग का भी निर्माण करवाया। नेक्स्ट, शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है जिसके निर्माण कार्य का आरंभ स्वयं शेर शाह ने जबकि पूरा इस्लाम शाह ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट, शेर शाह द्वारा सुलेमान करारानी को बिहार के सूबेदार मुक्ता का पद प्रदान किया गया था। शेर शाह द्वारा सूरवंश की स्थापना की गई तथा देश में डाक प्रथा का प्रचलन उन्होंने ही आरंभ किया था। नेक्स्ट पॉइंट, शेर शाह सूरी एक दूरदर्शी एवं कुशल प्रशासक था। उसने अपने शासनकाल में एक बेहद विशाल ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, यातायात की व्यवस्था सुगम की थी। इसमें वे दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ना चाहते थे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब आता है आधुनिक इतिहास। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री को देख लेते हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री में भूमिका को देख लेते हैं। क्या है भूमिका? बीती हुई घटनाओं का लिखित एवं प्रमाणिक विवरण ही इतिहास कहलाता है। बिहार में आधुनिक इतिहास का कालक्रम सामान्यतः यूरोपीय व्यापारियों के आगमन से माना जाता है, चूँकि यूरोपीय व्यापारियों ने भारत आगमन के क्रम में बिहार का भी चक्कर लगाया तथा बिहार के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को सफल बनाया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों ने बिहार में अनेक फैक्ट्रियां स्थापित की। अंततः बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप कर शासन संचालन हेतु से सर्वा बने। तत्पश्चात बिहार के लोगों में भी राष्ट्रवादी भावना उजागर हुई तथा स्वतंत्र राज्य की मांग उठने लगी, जिसका आगे चलकर स्वतंत्र बिहार राज्य के रूप में गठन हुआ। अब आइए देखते हैं, क्रम देख लेते हैं। आधुनिक बिहार में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन के क्रम को देख लेते हैं। क्या क्या क्रम? सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फ्रांसीसी, डेनिश, फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। आइए पहला पॉइंट देख लेते हैं पुर्तगाली के बारे में।
बिहार में पुर्तगाली व्यापारियों का आगमन। सर्वप्रथम बिहार में पुर्तगाली व्यापारी आए जो बंगाल के हुगली में स्थापित व्यापारिक केंद्र से नाव के माध्यम से पटना आया जाया करते थे। पुर्तगालियों द्वारा निर्यातित वस्तुओं में मुख्यतः चीनी मिट्टी के बर्तन तथा विभिन्न प्रकार के मसाले थे, जबकि आयातित वस्तुओं में मुख्य रूप से सूती वस्त्र एवं अन्य प्रकार के वस्त्र होते थे। दूसरा पॉइंट डच के बारे में। बिहार में डच व्यापारियों का आगमन। डचों ने सर्वप्रथम 1632 ईस्वी में वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी भाग में स्थित इमारत में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। डचों का अधिकांश रुझान सोरे के व्यापार की तरफ था। इसके अलावा चीनी, अफीम एवं सूती वस्त्र के व्यापार में भी इनकी काफ़ी अभिरुचि रही। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सम्मिलित रूप से बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में व्यापार करने हेतु डच प्रधान नाथियस बैंगडेन बरुक ने मुगल सम्राट औरंगजेब से 1662 ईस्वी में एक फरमान प्राप्त किया। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में फ्रांसीसी व्यापारियों का आगमन। बिहार में फ्रांसीसी कंपनी का अस्तित्व पटना में 1734 ईस्वी में माल गोदाम की स्थापना से माना जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य बिहार से सोरा प्राप्त करके अपने व्यापार को उन्नत स्वरूप में स्थापित करना था। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रांसीसी कंपनी का प्रमुख एम जियाला बंगाल छोड़कर 2 मई 1757 ईस्वी को बिहार के भागलपुर तथा 3 जून 1757 ईस्वी को पटना पहुंचा। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार के डेनिश व्यापारियों का आगमन। सर्वप्रथम बिहार के पटना में डेनिश फैक्ट्री की स्थापना 1774 से 1775 ईस्वी में हुई। ये मुख्यतः सोरे का व्यापार करते थे। बाद में ब्रिटिश कंपनी से मतभेद होने के पश्चात इनके व्यापारिक फैक्ट्री एवं स्थल जब्त हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। पहली बार पटना में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख रूप में 1664 ईस्वी में जॉब चौर्नक को नियुक्त किया गया, जो 1680 से 1681 ईस्वी तक इस पद पर रहा। 1691 ईस्वी में पटना के गुलजार बाग में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्थायी माल गोदाम स्थापित हुआ। प्लासी की लड़ाई, ठीक है, 23 जून 1757 एवं बक्सर के युद्ध में 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेज़ों के विजित होने के पश्चात बिहार के पूर्ण रूप से अंग्रेजी शासन के अधीन हो गया, जिसकी पुष्टि इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी से हुई। इस संधि के तहत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सम्मिलित रूप से बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। इस संधि में मुख्यतः रूप से पराजित पक्ष का नेतृत्व मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किया, जबकि विराजित पक्ष का नेतृत्व ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रधान रॉबर्ट क्लाइव ने किया। नेक्स्ट देख लेते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध बिहार में विभिन्न विद्रोह के बारे में, ठीक है। तो एक तरफ जहां आम जनों के प्रति मुगलों एवं मराठों तथा स्थानीय जमींदारों की नीतियां शोषणपरक एवं दमनात्मक रूप लिए हुई थी, तो दूसरी तरफ अंग्रेजी कंपनी स्वलाभ को ध्यान में रखकर जनजातियों, किसानों एवं श्रमिकों के प्रति कठोरतापूर्ण नियम कानून लागू करने पर डटा रहा। अतः इन सभी वर्गों ने अपने अपने अधिकार की प्राप्ति हेतु समय समय पर विभिन्न प्रकार से विद्रोह किया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में जनजातीय आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है 19वीं शताब्दी में बिहार के जनजातीय बहुलक इलाकों वर्तमान झारखंड में ब्रिटिश सरकार तथा इनके द्वारा नियुक्त एजेंटों, व्यापारियों, महाजनों के खिलाफ अनेक सशस्त्र विद्रोह देखने को मिले। नेक्स्ट पॉइंट, इन विद्रोह के मूल जाने पर कई कारण दृष्टिगत होते हैं, जिसके चलते इन्हें विद्रोह करने पर मजबूर होना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, आदिवासी जीवन पद्धति में वन तथा वनोपज का काफ़ी महत्व था। यह उनके आर्थिक उपार्जन का मुख्य आधार था। इस तरह ब्रिटिश सरकार द्वारा जब वनों को सरकारी संपत्ति घोषित किया गया तो यह आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों पर कुठारघात था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं।
भू राजस्व की नवीन पद्धति से महाजनी व्यवस्था को बढ़ावा मिला तथा ऋण के कुचक्र में फंसकर आदिवासी अपनी ही जमीन से बेदखल किए जाने लगे। तो आज का 2 पॉइंट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट अगले वीडियो में देखेंगे, और जो भी पिछले वीडियो को नहीं देखे थे वो प्लेलिस्ट में जाके वो पिछला वीडियो देख लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।